नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आज जो टॉपिक होगा राजा हर्षवर्धन। तो राजा हर्षवर्धन प्राचीन भारत में राजा हर्षवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। राजा हर्षवर्धन ये वो राजा है जिसने पूरे उत्तर भारत पर कब्जा किया और कन्नौज को सबसे पहले राजधानी किसने बनाई? राजा हर्षवर्धन ने बनाई। ठीक है, तो राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज को सबसे पहले राजधानी बनाई। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। राजा हर्षवर्धन, जल्दी से जल्दी आप सेशन को ज्वाइन कर लें। राजा हर्षवर्धन के समय की बात करें तो राजा हर्षवर्धन का समय 606 से लेकर 647 ईस्वी तक, 606 से लेकर 647 ईस्वी तक राजा हर्षवर्धन का समय रहा है। और राजा हर्षवर्धन का शताब्दी पूरा कि कौन सी शताब्दी में, तो शताब्दी कौन सी है? 7वीं शताब्दी। लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, सातवीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी। ठीक है, राजा हर्षवर्धन कौन से वंश से संबंध रखते हैं? पुष्यभूति वंश से संबंध रखते हैं। और राजा हर्षवर्धन के ने राजधानी किसको बनाया? कन्नौज। कन्नौज को सबसे पहले राजधानी बनाने वाला राजा कौन था? राजा हर्षवर्धन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों राजा हर्षवर्धन और राजा हर्षवर्धन के पूर्वजों की राजधानी, अगर क्वेश्चन है पूर्वजों की राजधानी, राजा हर्षवर्धन के पूर्वजों की राजधानी, पूर्वजों की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? थानेश्वर। कहाँ पर प्यारे बच्चों? थानेश्वर। ये लिख दीजिए आप, थानेश्वर हुआ करती थी। कहाँ पर? थानेश्वर। चलिए, राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन रहा है प्यारे बच्चों? बाण भट्ट। बाण भट्ट ने कौन सी रचना लिखी है? बाण भट्ट की रचना कौन सी है प्यारे बच्चों? हर्षचरित के राइटर, हर्षचरित के राइटर कौन है? बाण भट्ट। बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखा है। हर्ष भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। हर्ष भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। ठीक है, चलिए, चीनी यात्री हवेनसांग, चीनी यात्री हवेनसांग राजा हर्षवर्धन के दरबार में आया। ये दो क्वेश्चन है जो बच्चों को कंफ्यूजन में डालते हैं। चीनी यात्री फाइयान, सबसे पहला जो चीनी यात्री फाइयान है वो किस गुप्त राजा के दरबार में आया? तो आपको लगाना है चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, जिसने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब यहाँ पर है हवेनसांग, तो आप लॉजिकल भी याद कर सकते हो। तो जैसे हैसे हर्षवर्धन, हैसे हर्षवर्धन, हैसे हवेनसांग। ठीक है, हर्ष का राज्य कश्मीर को छोड़कर उत्तर भारत तक सीमित था और हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर, राजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य वंश के, मतलब वातापी के चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन सेकंड ने हराया। प्यारे बच्चों, राजा हर्षवर्धन दक्षिण भारत में किस राजा से हार गया था? कभी क्वेश्चन आए तो आपका आंसर क्या आएगा? आपको लगा देना है पुलकेशिन सेकंड। कौन से वंश के राजा? चालुक्य वंश में भी कौन सी उनकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? वातापी के चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन सेकंड। ठीक है, चलिए, हर्ष के प्रशासन की बात करें तो हर्ष का प्रशासनिक अधिक सामंतिक और विकेंद्रित था। और हर्ष ने पदाधिकारियों को शासन पत्र, मतलब सनद के द्वारा जमीन देने की प्रथा प्रारंभ की। और हवेनसांग के अनुसार हर्ष की राजकीय आय इनकम 4 भागों में बटी हुई थी। हर्ष की राजकीय इनकम 4 भागों में डिवाइड थी। ऐसा किसके अनुसार? हवेनसांग, जो चीनी यात्री इनके दरबार में आया था। ठीक है, चलो, एक भाग राजा के खर्च के लिए रखा जाता था, एक भाग राजा के खर्च के लिए रखा जाता था, दूसरा भाग विद्वानों के लिए था, और तीसरा भाग पदाधिकारियों और अमलों के बंदोबस्त के लिए था, और चौथा जो भाग था आय का वो धार्मिक कार्यों के लिए दिया जाता था। ठीक है, तो इनकम को 4 भागों में, आय को 4 भागों में डिवाइड किया गया। तो 4 भाग इस तरीका से हैं जिन पर ये खर्च होता था। ठीक है, चलिए, बाण भट्ट की रचना, अगर बाण भट्ट की रचना की बात करें तो कादम्बरी और हर्षचरित। कई बार क्वेश्चन है कि बाण भट्ट ने कौन सी रचना लिखी है? हर्षचरित। और राजा हर्षवर्धन की भी 3 रचना है। राजा हर्षवर्धन लिख सकते हो, राजा हर्षवर्धन की 3 रचना, राजा हर्षवर्धन ने भी प्यारे बच्चों 3 रचना लिखी है। वो 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं? लिख सकते हैं आप, सौंदरानंद, सौंदरानंद, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, सॉरी नागानंद, नागानंद, प्रियदर्शिका, और आपका रत्नावली, रत्नावली, रत्नावली। ठीक है, चलिए, प्रियदर्शिका। ठीक है, चलिए, राजहर्षवर्धन की 3 रचना, प्रियदर्शिका,
रत्नावली और नागानंदी यहाँ पर लिखी हुई है प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज की गद्दी पर त्रिपक्षीय संघर्ष हो गया, और त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ वो कौन से, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से 3 वंश थे, तो 3 वंश जिन्होंने कन्नौज की गद्दी पर संघर्ष किया, स्ट्रगल किया है। नंबर 1 देखो, गुर्जर प्रतिहार, जिसका फाउंडर कौन था, नागभट्ट फर्स्ट था, ठीक है। और राष्ट्रकूट वंश फाउंडर कौन था, दंती दुर्ग था। और पाल वंश का फाउंडर कौन था, गोपाल था। ये 3 वंश थे जो राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 3 वंश कन्नौज की गद्दी के लिए कई सौ वर्षों तक इनका झगड़ा रहा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर राजा हर्षवर्धन जो आपने कंसेप्ट पढ़ा था उस पर मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसा कि स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ें। इस शासक ने बौद्ध गया स्थित बौद्धि वृक्ष को कटवा दिया था, राजा हर्षवर्धन, बिंबिसार, शशांक या समुद्रगुप्त। तो आपका सही आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए, तो यहाँ पर शशांक आपको लगा देना है, शशांक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे आप स्क्रीन बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 2, चीनी यात्री ह्वेनसांग की शासनकाल में भारत आया था। तो प्यारे जो आपको पता है से तो ह्वेनसांग, है से हर्षवर्धन, अब आपको आंसर लगाने में प्रॉब्लम आएगी नहीं। और चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार की बात करें तो इसमें प्रथम चीनी यात्री है, प्रथम चीनी यात्री, प्रथम चीनी यात्री फाइयान, प्रथम चीनी यात्री फाइयान दरबार में आया, फाइयान दरबार में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए हैं, किस शासक ने कश्मीर के शासक बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए हैं। तो आपका सही आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन आपको राजा हर्षवर्धन लगा देना है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपके लिए राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे आप, किस शासक के शासन काल में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन होता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। किस शासक में ये आयोजन होता था, कौन से शासक के समय। तो आपका सही आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आपको राजा हर्षवर्धन ही, इसका भी आंसर राजा हर्षवर्धन ही लगा देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित के रचयिता कौन है, हर्षचरित के राइटर कौन है, आपको लगा देना बाणभट्ट। वारामीर ने क्या लिखा है, व्रत संहिता। वारामीर की बात करें तो इन्होंने व्रत संहिता लिखा है, व्रत संहिता, व्रत संहिता के राइटर कौन है, वारामीर हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, ठीक है। कालिदास का मालविका अग्निमित्र है, अभिज्ञान शकुंतलम है, रघुदास है, ऋतु संहार है, मेघदूत है। ये सारी रचनाएं किसकी हैं, कालिदास की हैं। कालिदास किस राजा के समकालीन था, प्राचीन भारत में कालिदास किस राजा के समकालीन रहा है। तो आपका आंसर क्या आएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है कि कालिदास किस राजा के समकालीन रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा, चंद्रगुप्त सेकंड आपको लगाना है, जिसको विक्रमादित्य भी हम कहते हैं। चलिए कादम्बरी किसकी रचना है, कादम्बरी का राइटर कौन है। तो आपको बाणभट्ट, आपको सी ऑप्शन इसमें लगा देना है, ठीक है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे। तो आपको राजा हर्षवर्धन ही लगाना है। राजा हर्षवर्धन के समय की बात करें तो 606 से लेकर 647 ईस्वी तक राजा हर्षवर्धन का समय रहे, 7वीं शताब्दी में। चलिए ठीक। हर्षचरित में किस शासक को हूण हरिण केसरी कहा गया है, हर्षचरित में किस शासक को हूण हरिण केसरी कहा गया है। कनिष्क, प्रभाकर वर्धन, अशोक या हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए, बताइए। प्रभाकर वर्धन, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आंसर लगाएं। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन प्रयाग, प्रयागराज में, ठीक है। चलिए सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था, गांधार, कन्नौज, नालंदा, वैशाली। सबसे पुराना विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी पूछा है तो आपको नालंदा लगाना है, ठीक है, नालंदा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे। तो किसी प्यारे बच्चे का गलत ही नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर आपने पिछली वीडियो को अच्छे से वॉच किया है तो आपका ऐसा कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि कालिदास प्राचीन भारत में किस गुप्त राजा के समकालीन रहे हैं। तो आप आंसर लगा दीजिए। तो यहाँ पर आपका आएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन बोर्ड पर, अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है,
अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त के लिए बोला गया, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में किसका शासनकाल भारत का स्वर्ण युग कहा गया है? बताइए स्वर्ण युग कौन सा है? गुप्त साम्राज्य, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आता है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। स्वर्ण काल, स्वर्ण युग बोला जाए तो आपको गुप्त काल लगा देना है प्यारे बच्चों। चलिए, गुप्त काल के दौरान एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, कौन? तो यहाँ पर प्याचे इसका सही आंसर क्या है? आर्यभट्ट आपको लगाना है, सी ऑप्शन। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कंसेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव की क्लास आपको दी गई है। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज पर आधिपत्य के लिए 3 समकालीन शक्तियों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, निम्नलिखित में कौन संघर्ष में भागीदार नहीं था? गुर्जर प्रतिहार, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, प्लास नहीं है ये, पाल वंश आप इसको कर सकते हो, पाल वंश और परमार वंश। तो बताओ प्यारे बच्चे इसमें सही आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आपको क्या लगाना है? क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए, तो यहाँ पर परमार। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज पर आधिपत्य के लिए 3 समकालीन शक्तियों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा संघर्ष में भागीदार नहीं था? आपको बताया कि कन्नौज की गद्दी पर जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश, लेकिन परमार वंश नहीं था। परमार वंश ये वो वंश है जो प्राचीन भारत में, जिनका क्षेत्र मालवा क्षेत्र हुआ करता था, राजधानी धारा हुआ करती थी, और परमार वंश से ही संबंधित है राजा भोज। एक महान राजा, एक विद्वान राजा। अगर क्वेश्चन है कि राजा भोज कौन से वंश से अपना संबंध रखते हैं, तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? परमार वंश आपको लगाना था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो आज की कंसेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।